लास्ट हमने कंटिन्यू करा था कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसके टॉपिक्स पढ़े थे हमने कि इस चैप्टर में इस चैप्टर कौन कौन से हमारे टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को डिवाइड करा था कि कौन कौन से हमारे टॉपिक में अगेन कौन कौन से उनमें नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, उसमें स्टडी करनी है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स में ही हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के टॉपिक्स जो नेक्स्ट हैं उन्हें डीपली डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक वर्ड आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हमें क्यों समझना है, क्या इसलिए समझना है लाइफ स्पैन कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो लाइफ स्पैन वर्ड होता है यानी कि अगर इसे हम हिंदी में कहें तो लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल या जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी कि जीवन जब से वो बर्थ होता है और जब तक नेचुरल डेथ होती है वो जो काल उस समय का जो पीरियड होता है वो हमारा क्या कहता है लाइफ स्पैन। यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मींस बर्थ से लेकर जब वो जन्म लेता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कोई भी सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और तब तक नेचुरल डेथ तक वो एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं जिसकी होती है तो डेथ से उसकी बर्थ से डेथ तक वो पीरियड क्या कहलाता है हमारा लाइफ स्पैन कहलाता है। एग्जांपल के रूप में लाइफ स्पैन हमने यहाँ देखा ऑफ ह्यूमन यानी हमारा लाइफ स्पैन जो होता है लगभग एक एस्टिमेट मानते हैं 65 ईयर 70 ईयर यानी 60 to 80 इयर्स होता है। ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी, एक एवरेज लेकर के आता है। उसके बाद हमारा आता है लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है स्टैंड 1 to वीक लाइफ स्पैन होती है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पैन भी कैसा होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। नेक्स्ट ऑफ बनेट ट्री। जो बनेट ट्री हमारा कैसा है नेशनल ट्री है, हमारे इंडियन नेशनल ट्री जिसे हम बोलते हैं बनेट ट्री। बरगद का पेड़ जो होता है इज मोर देन 300 इयर्स होता है यानी 300 साल से 400 400 500 600 मैक्सिमम उसकी इयर्स होते हैं यानी 300 का मिनिमम इयर्स होते हैं। नेक्स्ट अब यहां पर देखते हैं क्रो का कितना होता है 15 इयर्स का होता है। 15 इयर्स हमने रख कर रखा तो पैरट का 150 इयर्स का होता है। अब ये डिफरेंट है वर्ड बट है वर्ड लेकिन कैसे डिफरेंट इनके ईयर में बहुत डिफरेंट है। यानी कि एक वर्ड जो 15 इयर्स अपनी लाइफ स्पैन उसकी स्टार्ट होती है यानी कि उसके लाइफ स्पैन 15 ईयर होता है, जबकि अपोजिट इसके देखिए पैरट जो वर्ड है इसी के समान है साइज एंड एक्शन में उसकी 150 इयर्स होती है। तो ये हमारा यानी कि लाइफ स्पैन टॉपिक था। इस टॉपिक को इस वर्ड को हमने इसलिए समझा कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम रिप्रोडक्शन को समझ लें। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन a biological process in which an organism gives rise to offspring similar to itself। अभी है वर्ड आया offspring। offspring का मतलब होता है नई संतान, न्यू वन, कोई नया जो उत्पन्न होता है। तो यानी कि एक प्रोसेस होती है यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ही जैसी जो ऑफस्प्रिंग होती है संतानें होती हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए एक प्रोसेस रिप्रोडक्शन वो करते हैं जिसके द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है अपने ही जैसी। तो ये हमारा क्या होता है रिप्रोडक्शन, जिसकी डेफिनेशन थी इसका मीनिंग था। अब रिप्रोडक्शन की जो इसके रोल है तो हमने यहाँ पर राइट कर रखे हैं रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें ये भी समझना होगा कि क्यों रिप्रोडक्शन के रोल क्या है, क्या रोल है इसके रिप्रोडक्शन के। जब तक हमें इनके रोल नहीं पता होगा तो इस रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे कंटिन्यू डिटेल में नहीं समझ सकते। अब रोल ऑफ रिप्रोडक्शन फर्स्ट है परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज जैसे सपोज ह्यूमन की स्पीसीज है, किसी एनिमल की स्पीसीज है, किसी प्लांट्स की स्पीसीज है, तो कोई भी स्पीसीज सपोज करो टाइगर की स्पीसीज है तो उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ये तो क्या होगा रिप्रोडक्शन होगा तो जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पर समझी रिप्रोडक्शन का नहीं समझा तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपनी लाइफ जिएगा और क्या जाएगा क्या जाएगा। फिर वैसा ही स्पीसीज कहां से आएगी, विदाउट रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसलिए रोल ऑफ रिप्रोडक्शन में ये जो बहुत जरूरी है उसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। फिर सेकंड आता है हमारा स्टेप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मींस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जीवों का विकास कैसे। अब वो कैसा होगा जब उनमें वेरिएशन
जब वेरिएशन आने के कारण क्या होगा, क्वालिटी आएगी। क्योंकि हमने देखा है, अगर हम अपने आप को देखें और हम अब अगर 1000 ईयर पहले जाएं तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, बहुत वेरिएशन आई है, ऐसी प्लांट्स में बहुत वेरिएशन आई है। तो वेरिएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि जब कोई स्पीशीज डेड हो जाएगी फिर वो कंटिन्यू कैसे करेगी। अब हमें पता है हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक फूड चेन जैसे बनती है, एक दूसरे पर प्लांट्स एनिमल्स एक दूसरे पर। अगर कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू नहीं रहेगी, अगर वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वो खत्म होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी कि हमारे चारों तरफ अराउंड में आपके प्लांट्स एनिमल स्मॉल बिगर ऑर्गेनिज्म सबको एक दूसरे पर डिपेंड है, और डिपेंड होने के लिए यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है क्या, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी यही से इसी से समझते हैं, यानी कि फूड हर एक को चाहिए, ह्यूमन बीइंग को चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, टाइगर को चाहिए, लायन को चाहिए, डियर को चाहिए, यानी सबको फूड चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी कब होगी, सपोज करो डियर है, अब डियर क्या होगा, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो नेक्स्ट डियर कहां से होंगे, वो स्पीशीज कैसे कंटिन्यू होगी, नहीं हो सकती। तो अब डियर के ऊपर डिपेंड कौन रहता है, हमें पता है लायन रहता है, तो लायन क्या जाएगा, उसकी फूड सिक्योर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से प्लांट से प्लांट रहेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड कौन है, ह्यूमन बीइंग, यानी हम और आप सारे डिपेंड हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन वो मैंने पहले ही बताया था आपको, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो ह्यूमन बीइंग और प्लांट सब में और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो हमने समझा रोल क्या होते हैं इसके रिप्रोडक्शन के, यानी फूड के लिए भी जो हम फूड देते हैं वो फूड ऐसे नहीं प्राप्त होता, उससे पहले जो फूड को जो बना मेक अ फूड, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स बनाते हैं, तो वो एक प्रकार की क्या प्रोसेस होती है उससे पहले, यानी कि वो रिप्रोडक्शन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तब जाके क्या बना, फूड बना। तो कंटिन्यू यानी कि एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, प्लांट्स एनिमल हम सब क्या है, डिपेंड है। तो ये फूड सिक्योरिटी हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि रोल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हमने रोल ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपको क्लियर हो गया, तो रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। इसलिए इस चैप्टर में आपकी बायोलॉजी आपकी बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन और जितने भी क्लासेस हैं तो उसका कितना रोल है हमारे जीवन में रिप्रोडक्शन। अब आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमें टाइप्स पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है टाइप्स कितने होते हैं, यानी किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स, दो प्रकार से होता है रिप्रोडक्शन मेनली। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं असेक्सुअल मींस जिसमें किसी भी सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी लिंग की आवश्यकता नहीं होती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसी सेक्स ऑर्गन की यानी लिंग की आवश्यकता होती है। इसे नेक्स्ट डिफाइन करेंगे हम। फर्स्ट इज asexual reproduction. Asexual reproduction is found only in lower and primitive animals such as protozoans, sponges, and ciliates, etc. asexual reproduction इन सब में होता है, यानी कि asexual reproduction आपको मेनली किसमें देखने मिलेगा, लोअर एंड प्राइमिटिव एनिमल्स में। एग्जांपल के रूप में हमने बताया जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इस प्रकार के स्पंजेस में और सिलिंड्रिकल्स में। और ओनली क्या होते हैं, ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज्ड एज पेरेंट, ओनली इसमें एक ही पेरेंट अपना रोल प्ले करता है। सेकंड, किसी अपोजिट जेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सिंगल जेंडर अपना वर्क करता है। इसलिए इसमें नो सेक्स ऑर्गन, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, बल्कि उस इंडिविजुअल के द्वारा ही उसके किसी पार्ट से, उसके किसी बॉडी पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें किसी सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसके अपोजिट हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन चीजों की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे व्हेन टू पेरेंट्स, वो कैसे हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल, participates in reproduction
processes and also involves the fusion of male and female gametes. It is called sexual reproduction. यानी कि यहाँ पर तो अपोजिट जेंडर की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल. विदाउट अपोजिट जेंडर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है. और वो भी सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यानी कि अपोजिट, यानी कि इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते थे. वहां बॉडी से बनना है, उसके बॉडी की किसी पार्ट से बनना है. यहाँ स्पेशली सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट रहते हैं. तो यहाँ पे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करा. अब आता है कि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं. तो सेक्स ऑर्गन सब में आप देखते हो ये आपके कुछ प्लांट्स, मैक्सिमम जो हायर प्लांट होते हैं उनमें भी, जैसे कि आपका मस्टर्ड में मेल और फीमेल होता है उसके फ्लावर पर ही. इसी प्रकार से ह्यूमन में, इसी प्रकार से एनिमल, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि इसमें लोअर आता है प्राइमेटिव, इस आदि प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया इस प्रकार के, जबकि इसमें क्या कहते हैं हायर आते हैं. तो इसमें लोअर और इसमें हायर. इस प्रकार से हमने रिप्रोडक्शन को यहाँ पर कंटिन्यू करा. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे, इसके पार्ट्स को डिवाइड करेंगे कि किस प्रकार के